कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। जब मनु ने ठाकुर विक्रम सिंह से उस लड़के के बारे में पूछा जो अपने आप को एकम बता रहा था, तो उन्होंने बताया, ये सरला का बेटा आरुष है। इसने पता नहीं कब आरुष को एकम में बदल दिया। एकम मुझसे नाराज था कि मैंने उसकी माँ को कहीं भेज दिया, इसलिए उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी। ये सारा खेल इसने जायदाद के लिए किया है, क्योंकि मेरा बाप शिवानी को बहुत पसंद करता था और उसे सरला बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो मेरे शिवानी को छोड़ने से नाराज थे, तो उन्होंने सारी जायदाद एकम के नाम कर दी और साथ में तुम्हारे साथ शादी की शर्त रख दी। क्या तुम्हारी एकम से बात हुई? वो इन लोगों जैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। देखो बेटा, इस बात का ध्यान रखना कि ये आरुष है, इसे इसकी माँ एकम कहती है। सरला ने सोचा था कि वो इसे एकम बनाकर तुमसे शादी कर देगी, पर जब शादी के वक्त ये तुम्हें लेने गई तो आरुष भाग गया था, तो इसे असली एकम से ही तुम्हारी शादी करनी पड़ी। क्या इन्होंने ये सब सोच रखा था? सच में फिर तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। ये तो पूरा जानवर है, ये तो किसी एंगल से आदमी नहीं लग रहा। ये शुरू से ही ऐसा है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं था, अच्छा खासा था, कॉलेज जाता था, पर वो कहते हैं ना कि अगर माँ बाप बुरे काम करते हैं तो भगवान उन्हें सज़ा देने के लिए उनके बच्चों को कष्ट दे देते हैं। उसके साथ भी यही हुआ। आरुष को कॉलेज में नशे की लत लग गई, फिर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसने जैसे मुझे बंद किया उसी तरह उसे भी कमरे में बंद करके रखना पड़ा। ये बहुत ही घटिया है। नशे के साथ इसे औरतबाजी की भी आदत पड़ गई है। बेचारी काम करने वाली लड़कियों को इसके पास छोड़ देती है सरला, वो उनका बुरा हाल कर देता है, कितनों को तो मार भी देता है। क्या क्या कोई पुलिस को नहीं बुलाता? मनु ने हैरानी से पूछा। नहीं, ये बहुत ही शातिर है, ये हर नेता हर पुलिस अफसर के साथ सोई है। कोई इसे कैसे पकड़ेगा? पता नहीं कब इसका अंत होगा। बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना एक दिन ये तुम्हें भी इस दरिंदे के आगे फेंक देगी, ठाकुर बोले। लेकिन आपका क्या होगा? मनु ने पूछा। बेटा, मैंने शिवानी और एकम के साथ बहुत बुरा किया, ये उसी की सज़ा है। सुनते हैं ना, इंसान को अपने कर्मों की सज़ा अगले जन्म में मिलती है, लेकिन मेरा सोचना है कि इंसान को सज़ा इसी जन्म में मिल जाती है। मुझे मिल गई है, सरला को भी मिलेगी। कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगे। फिर उससे कहा, जाओ बेटा, अब बाहर कोई नहीं है, जल्दी से निकल जाओ। मनु वहाँ से निकली तो सीधा अपने कमरे में आकर सांस ली। उसने दरवाज़ा बंद किया और उससे पीठ लगाकर खड़ी हो गई। उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन उसे लता नजर नहीं आई। दोपहर को सरला उसके कमरे में आई, साथ में उसकी खास नौकरानी इमली थी। वो 2-3 बैग लाई थी। सरला बोली, ये आज की पार्टी में पहनने के लिए कपड़े, गहने और जूते हैं। ठीक 5 बजे तैयार हो जाना, कहकर वो चली गई। मनु ने बैग से कपड़े निकाले। वो काले रंग का गाउन था जिस पर सितारे लगे थे। गाउन बहुत ही सेक्सी किस्म का था, बैकलेस था। उसने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी, पर वो क्या करती, उसे उसकी बात माननी ही थी। शाम को वो तैयार हो गई थी। उसने वो ड्रेस पहन ली, पीठ बिल्कुल नंगी थी। उसने अपने लंबे बाल खोल लिए, इससे उसकी सारी पीठ ढक गई। सरला उसे लेने आई तो वो उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गई। मनु को कुछ पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होगा। उसने भागने का मन बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि जैसे भी हो वो मौका मिलते ही भाग जाएगी। वो सरला के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी ताकि उसे शक न हो, लेकिन वो सरला को जानती थी। वो जितनी ऊपर थी उससे कहीं ज़्यादा धरती में छुपी हुई थी। वो मनु के अंदाजे से बहुत ही ज़्यादा शातिर थी। वो मनु को देखकर हंसते हुए बोली, सुनो, वैसे तो तुम पार्टीज में जाती ही रहती हो, फिर भी तुम्हें बता दूं कि वहाँ सबसे हंस के बात करना। अगर किसी की बात पसंद न भी आए तो भी हंस देना। ये अमीरों की पार्टी है, सबको हाय या हेलो कहना है, कहीं चरण छूने या नमस्ते वगैरह ना करने लग जाना। अगर कोई तुम्हारी फिगर पर कमेंट करे, जैसे कोई कहे कि तुम्हारी कमर बहुत अच्छी है या यू आर लुकिंग सेक्सी, तो नाराज नहीं होना, हंसकर थैंक यू कहना, यही ट्रेंड है। अगर कोई शराब पीने को दे तो अगर तो पी लेती तो पी लेना, नहीं तो लेकर वेटर को वापस कर देना। बाकी चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूँगी।
पर मनु का ध्यान उसकी बातों में था ही नहीं। वो मन से भागने का प्लान बना रही थी। वो बाहर का रास्ता ध्यान से देख रही थी कि वो जा कहाँ रहे हैं। कुछ देर में वो होटल पहुंच गए। बहुत ही बड़ा होटल था। उसमें पार्टीज के लिए हर फ्लोर पर एक हॉल था। इनकी पार्टी 3rd फ्लोर पर थी। मनु बड़े ध्यान से देख रही थी। होटल में आने के लिए सरला ने कार्ड दिखाया। फिर वो अंदर गए। लिफ्ट से वो 3री फ्लोर पर उतरे। सरला ने उसे बताया, ये देखो, ये बाई तरफ पार्टी वाला हॉल है और दाई तरफ टॉयलेट्स हैं। वो लेडीज और वो जेंट्स, ठीक है, खो मत जाना। मनु ने नहीं में सिर हिला दिया। वो अंदर आए तो मनु देखकर हैरान रह गई कि ये पार्टी कम और जिस्मों की नुमाइश का बाजार ज़्यादा लग रहा था। सरला ने अपनी चुन्नी उतार कर हेल्पर को पकड़ा दी। मनु देखकर हैरान रह गई कि उसने शोल्डरलेस गाउन पहन रखा था और बाल एक कंधे पर किए थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 3 जवान बच्चों की माँ है। ऐसे लग रहा था कोई 20-25 साल की लड़की हो। सरला ने मनु को भी अपने बाल एक साइड में करने को कहकर खुद ही कर दिए। मनु को बहुत शर्म आई। उसने तो सोचा था कि वो बाल पीछे ही करके रखेगी, लेकिन इस तरह तो उसकी सारी पीठी खुली हो गई। उसे लग रहा था मानो वो भी इस बाजार में नुमाइश के लिए आई है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ देर बर्दाश्त करने की सोची। वो सरला के साथ चलती रही। सरला उसे मर्दों के एक ग्रुप में ले गई। यहाँ सभी की उम्र 50 से ऊपर की थी। सबने उनकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा। वो सोच रही थी कि उसकी माँ ने उसे इन सब से बचाने के लिए यहाँ भेजा और ये औरत उसे खुद ही इनके बीच में ले आई। सरला ने उन्हें सबसे मिलवाया। कोई 2 कंपनियों का मालिक था तो कोई 3 का। सभी अपने पैसों की सेखी मार रहे थे और मनु जिसे भी हेलो कहती वो उसे गले लगा लेता। हर कोई उसकी खुली पीठ पर हाथ फेरता। एक ने तो चुटकी तक काट दी। उसे बहुत ही गंदा फील हो रहा था। वो भागने का रास्ता देख रही थी। तब तक वो उन्हें नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। वो सबको हंसकर जवाब दे रही थी। वहाँ पर लाल हरी नीली लाइट्स जगमग जगमग कर रही थी और म्यूज़िक बहुत लाउड था। किसी की आवाज़ सुन नहीं रही थी, न चेहरे ही ठीक से दिख रहे थे। उसके पास खड़े आदमी ने उसे शराब का ग्लास दिया तो सरला ने चालाकी से उससे शराब का ग्लास लेकर उसे अपना जूस दे दिया। मनु को कुछ राहत मिली। उसने धीरे धीरे जूस पीना शुरू किया। उसे उन लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी तो ये बस बीच बीच में मुस्कुरा देती थी। उसने जूस पीकर ग्लास रख दिया। उसने देखा कि सरला बेशर्मों की तरह एक की बाहों में झूल रही थी। वो सरला को कभी कहीं तो कभी कहीं हाथ लगा रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। मनु का सर घूमने लगा। सरला ने उसकी तरफ शरारत भरी स्माइल करते देखा तो वो समझ गई कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तब एक अंकल ने उसे छूने की कोशिश की और मनु का शरीर शिथिल होता जा रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसे इसने नशा दे दिया है। वो नशा अपना असर दिखा रहा है। मनु ने ऐसा शो किया मानो उसे उल्टी आ रही है। वो उनसे माफ़ी मांगकर टॉयलेट का बहाना बनाकर निकल आई। सरला भी पीछे पीछे आने लगी कि उस आदमी ने उसे जोर से पकड़ लिया और बोला, आ जाएगी, इस हालत में जाएगी भी क्या, कहकर दोनों मुस्कुरा दिए। मनु बाहर आई और सबसे बचकर वो सीधा लिफ्ट में चली गई। वो 2nd फ्लोर पर आ गई। वहाँ भी पार्टी चल रही थी। वो हॉल में गई। उसका इरादा था कि वो किसी से हेल्प मांगेगी, कोई तो भला बंदा मिल जाए। यहाँ भी पार्टी चल रही थी। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ थीं। नशा उसके सर चढ़ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो एक लड़के से टकराई। उस लड़के ने उसे संभाल लिया। वो बड़बड़ाई, मुझे बचा लो। उस लड़के ने देखा कि लड़की बहुत खूबसूरत है और नशे में है। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। उसके सभी दोस्त एक से एक हैंडसम और पैसे वाले थे। वो उसके पास आ गए। उनमें एक लड़के ने उसकी बाहों में लड़की देखी तो बोला, मना किया था ना कि अगर तुम लड़कियों को लाओगे तो मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। वो अभी मुड़ा ही था कि मनु ने उसे पुकारा, एकम। उसने एकदम से मुड़ कर देखा। एकम अपना नाम सुनकर एकदम से मुड़ा। बाकी लड़के भी हैरान। वो सोच रहे थे कि जो लड़का लड़कियों से हमेशा दूर रहता है, कोई ऐसी लड़की उसकी जानकार कैसे हो सकती है। एकम उसके पास आया। उसने देखा कि ये तो मानसी है। उसने उसी वक्त उसे शिवम की गोद से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। लिया क्या, छीन ही लिया। शिवम और बाकी सब हैरान थे। शिवम बोला, अतुल, आज सुबह सूरज देखा था, किस तरफ से उगा था? पक्का वेस्ट से उगा होगा। अतुल भी एकम की तरफ लड़की को देखकर बेसुध सा बोल रहा था।
तुम यहाँ इस हाल में किसके साथ आई हो तुम? एकम ने परेशान होकर पूछा। बाकी और भी हैरान परेशान हो गए। मुझे बचा लो एकम, एकम मुझे बचा लो, वो मम्मी, वो सरला, छी गंदे लोग, मुझे यहाँ से ले चलो एकम। मनु अभी पूरी तरह नशे में नहीं थी, उसे अभी भी कुछ होश था। वो अधनशे में रुक रुक कर बोल रही थी। एकम को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई, पर गंदे लोग और बचा लो, ये उसे लगा कि कहीं कोई इसके पीछे पड़ा है। उसने अपने दोस्तों से कहा, शिवम तुम हमें मेरे घर छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ इस लड़की के मार्क्स मिटा दो। कोई आए और पूछे कि मानसी नाम की कोई लड़की आई है तो साफ मना कर देना। उसके दोस्तों ने ओके में सिर हिलाया। लेकिन ये है कौन और तुम इसके इतने करीब कैसे? अतुल ने पूछा। उससे ये सब देखकर रहा नहीं जा रहा था। ये मेरी पत्नी है, अभी हमें जाने दो, कल घर आ जाना, सब कुछ बता दूंगा, कहकर उसने मनु को अपना कोट उठाया और उसे गोद में उठाकर लिफ्ट की तरफ चल दिया। शिवम पहले ही कार निकाले बाहर खड़ा था। एकम ने पहले मनु को आराम से कार में डाला, फिर उसके साथ बैठ गया। शिवम हैरानी से उसे देख रहा था कि एकम कैसे उसे इतने प्यार से धीरे धीरे लिटा रहा था, मानो वो कोई कांच की गुड़िया हो और थोड़े से हिलने से टूट जाएगी। एकम कौन है ये? उसने आखिर पूछ ही लिया। उस नकली शादी के बारे में मैंने बताया था ना, ये वही मेरी नकली शादी वाली नकली पत्नी मानसी है, एकम बोला। क्या यार, ये तो इतनी खूबसूरत है, तू इसे उस नर्क में छोड़कर कैसे आ गया? शिवम बोला। ये भी बहुत बड़ा राज है, कल मैंने उन लोगों को भी बुलाया है, सबको एक साथ सुनाऊंगा, एकम बोला। होटल में उसका दोस्त नितिन और अतुल अपने काम में लग गए। नितिन एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने अपने फ़ोन पर सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पाया कि कैसे थर्ड फ्लोर पर दौलत और जिस्म का बाजार लगा हुआ है। उसने ये सब अतुल को दिखाया। अतुल, जो कि एक पुलिस अफसर था, उसने अपनी टीम को फ़ोन करके होटल में थर्ड फ्लोर पर चल रही पार्टी में लोगों को पकड़ने के लिए बुलाया। नितिन ने वो सारे सीन मिटा दिए जहाँ जहाँ मानसी थी। सरला को उस आदमी ने घेर रखा था। उसने इधर उधर देखा, मानसी कहीं नजर नहीं आई तो उसने समझा कि कोई आदमी उसे होटल के ऊपरी किसी कमरे में ले गया होगा। वो एक शैतानी स्माइल से मुस्कुराई। उसे तो इस बात की खुशी थी कि आज के बाद मानसी किसी के भी साथ जाने को मना नहीं करेगी। वो जिससे चाहे अपना काम निकलवा सकेगी। काम की याद आते ही उसे बैग में पड़े शराब के ठेके के कागज़ की याद आई। तब वो उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए बोली, दिवाकर साहब चलिए ना, ऊपर कमरे में चलते हैं। वो आदमी भी मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि ये क्या चाहती है। दोनों दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि पुलिस आ गई। सबको पकड़ लिया गया। अतुल ने मीडिया वालों को भी बुला लिया था, क्योंकि ऐसी पार्टियों में अक्सर अमीर लोग होते हैं और वो उल्टा पुलिस पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसलिए वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। सारे होटल में हलचल मच गई थी। होटल में इस शहर के और दूर दराज के अमीर और प्रभावशाली लोग आए हुए थे। सब खुद को बेगुनाह कह रहे थे। पुलिस छापे में पकड़े जाने पर भी किसी को कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका होना कुछ नहीं है। वो लोग पैसा देकर छूट जाएंगे। सरला को बचाने वाले बहुत थे। कार में मनु पर नशा हावी हो रहा था। वो एकम को लिपटने लगी। तब एकम को कुछ लगा कि इसने शराब से कुछ ज़्यादा ले रखा है। वो शिवम से बोला, शिवम लगता है इसे कोई ड्रग दे दिया गया है, अब मैं क्या करूं? अब तूने क्या करना है? अब तो जो भी करेगी ये करेगी। वैसे भी तेरी वाइफ तो है ही, चाहे नकली हो, शिवम ने हंसते हुए मजाक में कहा। बकवास बंद कर कमीने, इलाज बता वरना मार दूंगा तुझे। तुझे पता ही है मैं झूठ नहीं बोलता, एकम ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ते हुए गुस्से से कहा। अरे बाबा, गुस्सा क्यों होता है, मजाक कर रहा हूँ। आगे केमिस्ट शॉप है, वहाँ से कोई दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। बाकी घर जाकर देखते हैं। शिवम डॉक्टर था, इसका अपना हॉस्पिटल था। उसने एक केमिस्ट से कुछ दवा और पानी की बोतल ली। उसने एकम को देते हुए कहा, ये एक गोली अब दे दो, इससे ये सो जाएगी। घर जाकर फिर ये दूसरी गोली दे देना। बुखार वगैरह हुआ तो ये दवा दे देना, ठीक है? ठीक है क्या? और ये दे देना क्या? तू मेरे साथ ही जाएगा, समझे? ऐसे दोस्तों का क्या फ़ायदा जो मुसीबत में छोड़कर भाग जाएं, एकम ने कहा। अच्छा बाबा, चलूँगा, आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है। मैंने सोचा कि पति पत्नी इतने दिनों बाद मिले हैं, इन्हें कुछ देर अकेला छोड़ दूँ। शिवम गर्दन झटकता हुआ बोला।
एकम उसे अंदर ले आया। यहाँ भी उसका बहुत बड़ा विला था, डबल स्टोरी था। दरवाज़ा नौकर ने खोला। वो देखकर हैरान रह गया कि एकम रात को किसी लड़की को घर ले आया है। जब से एकम शहर आया है वो एकम के साथ है। एकम के पापा ने उसे भेजा था। उस वक्त एकम 14 साल का था। तब से वो इसका ध्यान रख रहा है। ये उसके पापा की तरह है और एकम इससे ज्ञान चाचा बुलाता है। ये कौन है? चाचा ने पूछा। चाचा आप सो जाइए, मैं आपको कल बताऊंगा। वो गेस्ट रूम खोल दो, कहकर वो मनु को दूसरी फ्लोर पर बने गेस्ट रूम की तरफ ले गया। चाचा को इतनी तो तसल्ली हुई कि एकम उसे अपने बेडरूम में नहीं ले जा रहा है। उसने कमरा खोल दिया। वो अंदर जाकर पर्दे लगाने लगा तो एकम बोला, चाचा आप जाइए, मैं कर लूँगा। बेटा खाना तो नहीं बनाना? चाचा ने पूछा। नहीं जी, कुछ नहीं चाहिए चाचा, आप जाकर रेस्ट कीजिए, एकम बोला। वो चाचा को जल्द से जल्द भगाना चाहता था क्योंकि मनु पर दवा का असर बढ़ गया था और वो उससे लिपटी जा रही थी और अपने सर के बाल और कपड़ों को नोचने लगी। चाचा के जाते ही एकम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे लाकर बेड पर बिठाया, पर वो बैठ ही नहीं रही थी। उसने एकम को कसकर पकड़ लिया था। एकम उसे लिटाने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तब एकम ने उसे खुद से दूर किया और उसे बेड की चादर में लपेटकर पास पड़े टॉवल से इसे बांध दिया। अब वो चादर में लिपटी छटपटा रही थी। एकम ने गोली निकालकर उसके मुंह में डाली और साथ के साथ उसे पानी पिला दिया। इससे उसे एकदम से खांसी आ गई। एकम ने उसे उठाकर उसकी पीठ मली, फिर उसे दोबारा लिटा दिया। वो कुछ देर तड़पती रही, फिर वो शांत सी होने लगी। थोड़ी देर में वो सो गई। चाचा एक कप चाय ही पिला दो, अब जागने के लिए चाय का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। चाचा शिवम की आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। शिवम लिविंग रूम में सोफे पर आराम से लेटा था। ऊपर बेडरूम में एकम ने देखा कि वो सो तो गई है पर बंधे होने के कारण उसके मुंह पर दर्द वाले भाव आ जा रहे थे। उसने उसे बेड की बैग के साथ बिठाया। मनु ने सिर एकम के कंधे पर रख लिया। वो वैसे ही आराम से बैठ गई। एकम को महसूस हुआ कि अब ये ठीक हो रही है तो उसने टॉवल खोल दिया। अब मनु ने अपनी बाहें निकालकर उसके गले में डाल दिया और अच्छे बच्चे की तरह उसके कंधे पर सिर टिकाए सो गई। वो भी कुछ नहीं बोला। उसने उसे चादर में से निकाला और बेड पर लिटा दिया। वो आराम से सो गई। तब वो अपने कमरे में आया और नहा धोकर उसने कपड़े बदले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये कभी दोबारा भी मिलेगी। जब इसे बताया गया था कि ये बहुत ही पढ़ी लिखी है तो ये खुश हो गया था, लेकिन अगली सुबह ही उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया। सर, ये जिससे आपकी शादी हुई है वो असली मानसी नहीं है, ये उनके नौकर की बेटी है जिसे उन्होंने मानसी बनाकर भेज दिया क्योंकि असली मानसी ने शादी से मना कर दिया था। उसकी बात सुनकर एकम को तो पता चल गया था कि सरला उसे बुद्धू बना रही है। उसने इससे कहा था कि मानसी से शादी करके ही ये इस जायदाद का हकदार हो सकता है। बदले में सरला वो हवेली चाहती थी। एकम को सिर्फ अपनी कंपनी की फिक्र थी, उसे कोई लालच नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कंपनी किसी और के हाथ में जाए। लेकिन अब ये नकली दुल्हन का मतलब है कि शादी तो मानसी से तय हुई थी, भेज दी कोई और। ये सब सोचकर वो उसी दिन नाश्ते के बाद निकल आया था। वो बैठा सोच रहा था, अब ये लड़की फिर मेरे गले पड़ गई। वो कपड़े बदल कर मनु के कमरे में आया। उसने पास आकर चेक किया तो देखा कि उसे तेज बुखार था। वो बाहर आया और उसने शिवम को आवाज़ लगाई। शिवम कब से उसके बुलाने की वेट कर रहा था। उसने सोच रखा था कि अगर एकम ने उसे नहीं बुलाया तो वो सुबह उसे खूब झाड़ लगाएगा, पर अब एकम ने उसे बुलाकर उसका ये मौका भी छीन लिया। हाँ एकम, तूने मुझे बुलाया, इसे देखना बुखार हो गया है। शिवम उसके पास गया और उसका हाथ बाहर निकालने के लिए चादर उठाने लगा तो एकम की लाल आंखों को देखकर रुक गया और उससे बोला, इसका हाथ बाहर निकालो। एकम ने आगे बढ़कर उसका हाथ चादर से निकाल दिया। शिवम ने देखा उसे बहुत तेज बुखार था। उसने एकम को दवा पकड़ाई और बोला कि ये इसे दे दो, इसके पास ही बैठना, समझे? कहकर शिवम मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। वो मन में बोल रहा था, बच्चू मुझे जगाया है ना, अब पता चलेगा जब तुझे जागना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो दांत पीसते हुए हंसा। एकम उसके पास सोफे पर बैठ गया। वो उसे देखकर सोचने लगा, इसे इन्होंने मानसी बनाकर क्यों भेजा, उनका क्या फ़ायदा होगा? चलो कोई फ़ायदा ना भी हो तो ये कैसे मान गई? एकम आप बहुत अच्छे हैं, ये सरला बहुत बुरी है, मनु बड़बड़ाने लगी।
कुछ बुखार और कुछ नशे की वजह से वो कुछ भी बोले जा रही थी। एकम अपना नाम सुनकर उसके पास आ गया और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। अब वो खुलकर बोल रही थी। आप अच्छे हैं, इसलिए आपको बताऊं, मैं मानसी नहीं हूँ। बचपन से उन लोगों ने मुझे मानसी बनाकर स्कूल फिर कॉलेज भेजा। पढ़ाई मेरी, मेहनत मेरी, डिग्रियां वो ले गई, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे माँ पापा बेचारे गुलाम, आपसे शादी करा दी वो भी मानसी बन के। मेरी माँ बेचारी कहती कि जा, कम से कम ठाकुरों की हवस और गुलामी से बचेगी। लेकिन वो सरला, वो चुप हो गई इतना कहते कहते। एकम को लगा कि वो सो गई, लेकिन वो फिर अपने हाथ पीठ पर ऊपर से नीचे करते हुए बोली, छी छी गंदा, दूर हो जाओ, हाथ न लगाओ। मनु चिल्लाने लगी थी तो एकम उसके पास आया और बोला, मानसी यहाँ कोई नहीं है, मैं एकम हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर वो शांत हो गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आप ठीक हो, मेरे पति हो। कहकर वो एकम का हाथ पकड़कर आराम से सो गई। एकम ने सोचा कि ये फिर से बोलेगी, लेकिन वो अब सच में सो गई थी। उसके बाद वो बोली ही नहीं। एकम ने उसके मुंह की तरफ देखा, वो सो रही थी। उसने उसकी गर्दन सीधी की, उसे चादर उड़ाई, उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए तो वो उसका चेहरा देखता ही रह गया। वो बहुत सुंदर लग रही थी, उस पर बुखार की लाली उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। एकम उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। एकम सोच रहा था, इसका मतलब ये है जो मेरे साथ स्कूल में थी वो यही थी, मैंने इसी के कारण शादी के लिए हाँ की थी। डिग्रियां वो ले गई तो क्या है, दिमाग तो इसी के पास है। भगवान ने कुछ सोचकर ही इसे मुझसे मिलाया है। पर अभी मुझे इतनी जल्दी इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता क्या स्कीम हो इसके मन में। वैसे बातों से तो लग रहा है कि इसे भी यूज किया गया है। एकम शुरू से ही चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हो, इसलिए जब उसने सुना कि मानसी ने एमसीए किया है तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और जब पता चला कि ये मानसी नहीं नौकरानी की बेटी है तो इसने सोचा था कि कोई अनपढ़ कमार होगी। सरला ने जानबूझकर उसे कंपनी का लालच देकर उससे शादी करा दी, लेकिन अब वो इसे अलग नज़र से देखने लगा था। सुबह जब मनु उठी तो उसने अपने आसपास देखा। ये उसका बेड नहीं था, न ही उसका कमरा था। उसने अपने कपड़े देखे तो उसने वही कल वाला काला गाउन पहना हुआ था। उसे कल की सारी बातें याद आ गई। उसे कुछ कुछ याद था कि वो किसी लड़के की गोद में बेहोश हो गई थी और शायद उसे एकम मिला था, या ये उसका वहम था। उसने सोचा कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे एकम मिलता। शायद वो किसी और लड़के को ही एकम समझ गई होगी। वो आंखें बंद करके कल की बातें याद करने लगी। उसे याद आया कि वो किसी लड़के के बार बार गले लग रही थी। उसने घबरा कर आंखें खोल ली। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये मैंने क्या किया? वो लड़का लग तो एकम रहा था, पर अगर कोई और हुआ तो? उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। वो एकम को देखकर हैरान हो गई। उसने जल्दी से अपने आप को चादर में लपेट लिया। उसे वही सीन याद आ रहे थे, तो वो एकम ही था। उसने अपना मुंह अपने घुटनों में छुपा लिया। उठ गई तुम? अब कैसी तबीयत है? एकम ने कप उसके पास रखते हुए पूछा। अब ठीक है। सॉरी, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो सरला, मेरा मतलब मम्मी जी ने जूस दिया था, मुझे लगता है उसमें कुछ मिला था। मनु ने बिना मुंह ऊपर किए हुए कहा। किया तो तुमने बहुत कुछ है। अगर मैं करने पर आ जाता तो तुम्हें पता लगता। ये तो मेरी शराफत थी जो तुम्हें कुछ नहीं कहा। आइंदा किसी से कुछ भी लेने से पहले 100 बार सोचना, समझी? ये लो, दवा ले लो। एकम को उसका शर्माना बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका दिल कर रहा था वो उसे और छेड़े। मनु ने हाथ बढ़ाकर दवा और कप पकड़ा और झट से दवा ले ली। वो शर्म के मारे एकदम से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। मैंने अभी समझाया था कि किसी से कुछ भी लेने से पहले 100 बार सोचना। तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा। एकम ने बनावटी गुस्से से कहा। वो ये तो आपने दी है, मनु ने मासूमियत से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मैंने कहा था किसी से भी लेने से पहले सोचना, मतलब किसी से भी, चाहे मैं ही हूँ। एकम ने उसे समझाया। उसने ओके में सिर हिला दिया। अचानक से एकम कुर्सी से उठा और उसके पास आया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें फिर से बड़ी बड़ी हो गई। वो एकटक एकम को देख रही थी। एकम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो घबराकर पीछे हो गई। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस बुखार चेक कर रहा हूँ। और वैसे भी रात को तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, बहुत गले लग रही थी। अब अगर मैं वैसा करूँ?
एकम ने उसे छेड़ा। वो और भी ज़्यादा अपने आप में सिमट कर बैठ गई। अब ठीक लग रही हो, बुखार भी नहीं है। अच्छा चलो उठो, नहा धो लो, ये कपड़े रखे हैं वो पहन लो, तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा लिविंग रूम में वेट कर रहा हूँ, कहकर एकम कमरे में चला गया। जाते वक्त वो दरवाज़ा भी बंद कर गया। एकम के जाते ही मनु ने सिर उठाया और चैन की लंबी सांस ली। वो बैठकर रात की बात सोचने लगी। अगर रात उसे एकम न मिलता तो उसका क्या हाल होता। वो सोचकर ही कांप गई। लेकिन सरला उसे ढूंढने क्यों नहीं आई। कितनी कमीनी है ये सरला भी, कैसे गंदे गंदे लोगों से लिपट रही थी। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं एकम जी से कह दूँगी मुझे यहीं रहने दो। अगर नहीं रख सकते तो कहीं और रह लूँगी, पर हवेली वापस नहीं जाऊँगी। वो पापा जी ठीक कह रहे थे, ये सरला बहुत ही शातिर है। उसे नीचे से हलचल की आवाज़ आई तो वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर में तैयार होकर वो नीचे आई तो एकम उसे सीढ़ियों के पास ही मिल गया। वो बोला, चलो पहले खाना खा लो। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। टेबल पर इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। उसने आसपास देखा। आप अकेले रहते हैं? मनु ने पूछा। नहीं, मैं अकेला नहीं रहता, ये ज्ञान चाचा है ना, ये सब कुछ है मेरे। जब से मैं यहाँ आया हूँ ये मेरे साथ हैं। फिर वो ज्ञान चाचा से बोला, चाचा रात को आप पूछ रहे थे ना कि ये कौन है, ये आपकी बहू है, इसी से मेरी शादी हुई है। अच्छा अच्छा, जीती रहो बेटी। उन्होंने मनु की नमस्ते का जवाब दिया, पर वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। रात जिस हाल में इसने मनु को देखा था इसे ये अच्छी नहीं लगी। वो भी यही सोच रहे थे कि ये किसी ठाकुर की बिगड़ी हुई औलाद है। एकम को भी लगा कि उन्हें ये पसंद नहीं आई तो वो बोला, क्या हुआ चाचा जी, आपको मानसी पसंद नहीं आई? मुझे क्या, रात को ऐसे कपड़ों में नशे में धुत बहू किसको पसंद आएगी। हमारा ठाकुर बेटा तो खुद शराब नहीं पीता। वैसे भी मैं तो एक घरेलू सी सीधी सादी लड़की चाहता था तुम्हारे लिए, पर बड़ी ठकुराइन से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो अपने से अच्छी थोड़े ही बहू चुनती, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चाचा बोले, नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है आप जैसा समझ रहे हैं। न तो मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ और न ही नशा करती हूँ। ये तो वो मम्मी ने मुझे ये कपड़े ला कर दिए थे और यहाँ पार्टी में लाई थी। वहीं जूस में कुछ मिलाकर पिला दिया था। मनु बोली, ओह तो ये बात है, ठकुराइन ने तो हद ही कर दी। पर बहू तुम खुद आने से मना कर देती। चाचा को उस पर तरस आया। असल में चाचा जी, मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। उस पर जिससे मैं शादी करके आई थी, जब वो ही वहाँ नहीं है तो मैंने वहाँ क्या करना था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगी। भागने के लिए हवेली से निकलना ज़रूरी था, इसलिए मैं इनके साथ आई ताकि मौका मिलने पर भाग सकूं। उसने धीमी आवाज़ में एकम से नज़रें चुराते हुए कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ठकुराइन कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। तुम अब वापस मत जाना, यहीं रहना। बेटा जी, इन्हें वापस मत भेजना। अगर तुम इसे नहीं रखना चाहते तो मैं अपने घर रख लूँगा। इतना तो कमा ही लेता हूँ कि इसे खिला सकूँ। कहकर चाचा एकम को देखने लगे। तुम भागना चाहती थी मतलब? एकम ने सवाल भरी नज़रों से उसको देखा। वो तो अभी तक मनु की ही बातों में खोया था। उसने चाचा की बात अच्छे से सुनी ही नहीं थी। जी, पहले हम खाना खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। बाद में आपको सारी बात बता दूंगी, आराम से बैठकर बात करेंगे। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, कहकर वो खाना खाने लगी। तभी डोरबेल बजी। चाचा दरवाज़ा खोलने गए तो सामने शिवम था। वो बोला, वाह चाचा, क्या खुशबू आ रही है खाने की। खुशबू ने भूख और बढ़ा दी है, लाओ जल्दी दो, बहुत भूख लग रही थी। हाथ धोकर बोलते हुए वो टेबल पर आकर मनु के बगल में बैठ गया और मनु के कंधे पर मार कर बोला, गुड मॉर्निंग डियर। मनु घबरा कर खड़ी हो गई। बैठो मानसी, डरो मत, ये मेरा खास दोस्त शिवम है, पेशे से डॉक्टर है। वैसे इसकी शक्ल ही डरावनी है, पर दिल का अच्छा है ये। कल इसी के सामने बेहोश हो गई थी तुम, ये रात भर यहीं था, इसी की दवा से तुम ठीक हुई हो। एकम ने बहुत ही मजाकिया ढंग से शिवम का परिचय कराया। ओह सॉरी, नहीं थैंक यू। मनु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इट्स ओके, आप इसकी पत्नी हैं तो मेरी भाभी हैं, इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी जान है और आप इसकी जान, मेरा मतलब वाइफ, तो आपको बचाना मेरा फ़र्ज़ था। मैं अपनी जान पर खेल कर भी आपको बचाता, शिवम नाटकीय अंदाज में बोला। अब ये ड्रामा बंद कर और चुपचाप खाना खा ले, समझे? वैसे तो सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? एकम ने पूछा।
मैं सुबह सुबह अपनी जान से मिलने गया था, उसी से मिलकर आ रहा हूँ। ओह भाभी, गलत ना समझना, मैं सुबह सुबह की ताज़ी हवा की बात कर रहा हूँ। मेरी जान है वो गाना सुना है? रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, बस ऐसे ही है ये मेरी महबूबा, शिवम गाना गाते हुए बोला। मनु उसके अंदाज को देखकर मुस्कुरा दिए, कम उसी को देखे जा रहा था। वो हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। शिवम ने उसके टेबल के नीचे से पैर मारा और आंख मारकर इशारा करके बोला, खाना खा खाना। तीनों खाना खाने के बाद लिविंग रूम में बैठ गए। शिवम ने उसका बीपी और बुखार चेक किया। अब वो बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद मानसी को उन्होंने रेस्ट करने भेज दिया। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि फिर से बेल बजी। इस बार नितिन और अतुल आए थे। वो उनके पास आ गए। कैसे हो? अतुल ने एकम से पूछा। भाई हम तो ठीक ही हैं, हम तो तेरा हाल जानने आए हैं। तू बता कि क्या हुआ कल रात को? अतुल आंखें तरेरते हुए अजीब से इशारे करता हुआ उसे कोहनी मार कर बोला। नितिन भी कोई रोमांटिक सी कहानी सुनने की आस से एकम के पास हो गया। शिवम से पूछ लो, वो भी यहीं था, वो भी एक डॉक्टर है, ज़्यादा अच्छे से जानता है, एकम ने अनजान बनते हुए कहा। क्या शिवम, तू रात भर यही था? कमीने, तुझे हमने कल क्या समझाया था? नितिन ने शिवम को मुक्का मारते हुए पूछा। मैं क्या करता? ये कहने लगा कि तू चल मेरे साथ। हाँ, इसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। कहता है भला दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को मुसीबत में काम आए। अब मैं क्या करता, मुझे रुकना पड़ा। वैसे इन दोनों में क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ इस सोफे पर सोया था, चाहे तो चाचा से पूछ लो, शिवम शरारती अंदाज में बोला। अब तीनों एकम को ऐसे देख रहे थे मानो तीनों शेर एक छोटे से मेमने को देख रहे हों। यार तुम लोग पागल हो क्या? वो बीमार थी, बेहोश थी, मैं रात भर उसके पास सोफे पर लेटा रहा। और वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं, हम आपस में रातें कैसे गुजारते हैं इसका हिसाब मैं तुम्हें क्यों दूं? अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि कल होटल में क्या हुआ? होना क्या था, हमेशा की तरह सुबह सबकी जमानत हो गई। वो साला मीडिया वाला बिक गया, उसने सारी वीडियो बेच दी। उन्हें गलत साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा था, पकड़ते कैसे? अतुल बोला। साले सबके सब बिक जाते हैं, हर बार यही होता है। इन लोगों को तो अंदर ही मार देना चाहिए, कह दो कि आपस में लड़कर मर गए। नितिन ने सोफे पर मुक्का मारा और गालियां निकालता हुआ बोला। वैसे कम वो रात वाली लड़की कौन है, तुझे कैसे जानती है? तू अभी कह रहा था कि हम पति पत्नी हैं, तो क्या रात भर में ही तुम दोनों ने शादी कर ली? अतुल ने पूछा। अरे नहीं, वैसे मानना पड़ेगा तुम पुलिस वालों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज है, उड़ती चुड़िया के पर गिन लेते हो। लेकिन यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हमें रात में शादी करने की क्या ज़रूरत है? ये मेरी पत्नी है मानसी। तुम्हें बताया था ना कि बचपन में मेरे पापा ने शादी तय कर दी थी। इस बार गया तो मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी करके इसे घर ले आए। शादी भी क्या, सरला कुछ लोगों को लेकर चली गई थी और इसे ले आई। मैंने भी उसे वहीं देखा, लेकिन कल मेरी सौतेली माँ इसे यहाँ ले आई, इसने इसे कुछ दे दिया था। इसके बाद जो भी हुआ तुम्हें पता ही है, एकम ने बताया। वैसे यार कल तो तू कह रहा था कि ये फ्रॉड है, ठाकुर की बेटी की जगह नौकरानी भेज दी थी उन्होंने। तू इसे वहीं छोड़कर आ गया था, अब तू इसकी परवाह कब से करने लगा? कहीं रात तुम दोनों में? अतुल बोला। बकवास बंद कर, धीरे बोल, वो सुन न ले। असल में रात इसे तेज बुखार था, कुछ नशा भी था। एकम धीरे धीरे बोल रहा था और वो बात कुछ ऐसे सुना रहा था कि वो तीनों बिल्कुल उसके पास आ गए, ये सोचकर कि रात कुछ जरूर हुआ है जो ये पहले छुपा रहा था लेकिन अब सुना रहा है। एकम इन सब को ऐसे देखकर बोला, अरे ऐसे ऊपर चढ़कर क्या आ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कमीनों, ठीक से बैठकर सुनो। वो बुखार और नशे में बुड़बुड़ा रही थी तो मैंने सुना वो कह रही थी कि वो मानसी नहीं है, उस ठाकुर चरण सिंह ने उसे बचपन से ही मानसी बना कर रखा। मानसी की जगह स्कूल कॉलेज यही गई और बदले में डिग्रियां मानसी को दी। पढ़ लिख कर इसने सोचा था कि कहीं जॉब कर लेगी और माँ बाप को ठाकुरों की गुलामी से बचा लेगी, पर सर्टिफिकेट्स के बिना कोई जॉब नहीं देता। फिर मानसी ने मेरे साथ शादी से इनकार कर दिया और ठाकुर ने इसे मानसी बनाकर मेरे पास भेज दिया। इसके बाद वो सरला इसे यहाँ ले आई और इसी ने इसे जूस में कुछ पिला दिया था। अगर उसे झेल हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन यार अपनी कोशिश बेकार गई। अब क्या होगा, मर जाए वो मीडिया वाले, चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं सब देखो। अब वो इसे हर जगह ढूंढ रही होगी, अगर ये उसे मिल गई तो? नितिन बोला। यही तो मैं सोच रहा हूँ, इसका क्या करें?
इस जगह तो वो कभी भी आ सकती है, एकम सोचते हुए बोला। तू इसे यहाँ, मेरा मतलब है इसी शहर में रखना चाहता है? वैसे तो ठीक भी है, हम एक काम कर सकते हैं, सरला को घुमा देते हैं। तू उसे फ़ोन कर और पूछ कि मानसी कहाँ है। वो पूछेगी कि तू अचानक से क्यों पूछ रहा है, तो तू कह देना कि यहाँ उसके जैसी दिखने वाली लड़की की लाश मिली है। वो कुछ दिन ढूंढेगी, फिर बैठ जाएगी कि शायद ये लाश इसी की हो। अतुल बोला। ये भी ठीक है, लेकिन तुझे उसका पता नहीं है, वो देखने आ जाएगी, फिर लाश कहाँ से लाएंगे? एकम सोचते हुए बोला। हाँ, उसका कुछ पता भी नहीं है, वो आ भी जाएगी। अतुल बोला। अच्छा, क्यों ना पहले हम उससे सारी कहानी सुने, फिर बाद में कोई हल निकाले। शिवम बोला। एकम, तू उससे आराम से प्यार से बात करना, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है। नितिन बोला। अरे यार, तूने इसे रात में नहीं देखा? उसे इतने प्यार से धीरे धीरे लिटाया मानो वो कांच की बनी हो। और तुम्हें पता है, मैं कार 40 की स्पीड से लेकर आया, क्योंकि अगर थोड़ा तेज चलाता तो सर जी मेरा गला घोंट देते। कहता कार 40 के ऊपर नहीं होगी, मैडम सो रही हैं। शिवम उन दोनों को करीब होकर बोला। और पता है क्या सीन चल रहे थे? भाभी बार बार उससे लिपट कर गले लग रही थी और यह उन्हें सुलाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों ने भी हैरान होकर ऊपर के कमरे की ओर देखा जहां एकम गया था। एकम ने मनु के कमरे में गया। मनु बेड पर लेटी किताब पढ़ रही थी। वो एकम की आवाज़ सुनकर पहले तो डर गई, फिर वो उठकर ठीक होकर बैठ गई। एकम को सामने देखकर उसकी सांस में सांस आई। मानसी, जरा लिविंग रूम में चलो, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, कहकर एकम उसे हाथ पकड़कर ले चला। मनु नीचे आ गई। उसने अतुल और नितिन को नमस्ते कहा। वो दोनों भी उसे देखते रह गए कि ये नौकरानी की बेटी तो बिल्कुल नहीं लगती। तभी ठाकुर ने बदल दी। एकम ने उनको आपस में मिलवाया। उसने कहा, मानसी, ये सारे मेरे खास दोस्त हैं, हम करीब 14-15 सालों से एक साथ हैं। अच्छा सुनो, जो कुछ भी हुआ हमें सब कुछ सच सच जवाब देना। हमें पता चला है कि तुम वो मानसी नहीं हो जिससे मेरी शादी तय हुई थी। जी हाँ, मैं वो मानसी नहीं हूँ, मैं मनु हूँ। मेरी माँ उनके घर की नौकरानी और पापा ठाकुर के खास आदमी हैं। मनु बोली। अच्छा, उसकी जगह स्कूल कॉलेज भी आप ही गए हो? नितिन ने पूछा। वो घबरा गई और बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। तब नितिन ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। उसमें उसके स्कूल एडमिशन और कॉलेज की तस्वीरें थीं, जिसमें ये साफ दिख रही थी। एकम उसके पास आकर बैठ गया और बोला, देखो मनु, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई सज़ा नहीं सुनाने वाले, हम तुम्हारे ही साइड हैं, हम भी उस सरला को पकड़ना चाहते हैं। तब मनु में कुछ हिम्मत आई और उसने पूछा, सच्ची? चारों ने सिर हिला दिया। फिर वो बोली, जी, बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ती मैं रही और सर्टिफिकेट वो रखती रही। ओ तेरी, 3 इडियट की तरह। शिवम सोफे पर ही उछलता हुआ चीखा। उसके बाद वो सब बताने लगी। बचपन में ही मानसी किताबों से दूर दौड़ती थी, वो अपनी किताबें फेंक देती थी, मैं वो किताबें उठा लाती थी और पढ़ती थी। एक दिन ठाकुर साहब ने मुझे पढ़ते देख लिया। मानसी ठहरी ठकुराइन तो ठाकुर ने सोचा कि उसने कोई नौकरी तो करनी नहीं है, बस नाम के लिए ही डिग्री चाहिए। सो उसकी जगह मुझे स्कूल लगा दिया और डिग्रियां मानसी के लिए रख ली। फिर आगे क्या हुआ? शिवम ने पूछा। मैं कॉलेज से वापस आई ही थी कि पापा ने मुझे बताया कि ठाकुर मेरी शादी किसी ठाकुर के बेटे से कर रहे हैं। तो माँ ने भी कहा कि चलो अच्छा है, आगे की पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। मैं भी मान गई। पर जब पापा ने बताया कि मानसी की जगह मुझे भेज रहे हैं तो मैंने और माँ ने मना कर दिया। फिर पापा ने समझाया कि उन्होंने मानसी को तो देखा ही नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। और हम मना तो किसी भी हाल में कर ही नहीं सकते थे। ठाकुर यूं ही हमें मना लेते, नहीं तो ज़बरदस्ती भेज देते, मेरी माँ को या मेरे पापा को मारकर। सो मुझे हाँ करनी पड़ी। वैसे भी ठाकुर ने जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब की है, मेरी क्या हैसियत थी, मैं मना कैसे करती। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। मनु बोले जा रही थी, सब ध्यान से सुन रहे थे। फिर मैं शादी करके एकम जी की हवेली आ गई। बेशक हमारी शादी कोई आम शादियों जैसी नहीं थी, पर इन्होंने मेरी मांग भरी थी और कुल देवी के आगे हमने जोड़े के रूप में पूजा भी की थी। तब मैंने इन्हें अपना पति मान लिया। एकम जी से मिली तो मुझे ये अच्छे इंसान लगे। मुझे लगा कि अब ये ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, पर ये अगले ही दिन वहाँ से चले आए। उसके बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं हुई, कई कई राज पता चले। ये कहते हुए उसने एकम की तरफ देखा। क्या? कौन से राज? हमारी हवेली में ऐसा क्या देखा तुमने?
घबराओ मत, ये सब अपने हैं, इनसे कुछ नहीं छुपा है, तुम सब कुछ बेझिझक बताओ, एकम बोला। आपके पिताजी कहाँ हैं? मनु ने एकम से पूछा। उन्हें मरे हुए तो 1 साल हो गया है, तुमने क्यों पूछा? एकम बोला। अगर मैं कहूँ कि वो जिंदा है और मैं उनसे मिली हूँ तो क्या कहेंगे आप? मनु बोली। मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि उन्होंने पापा को घूमते देखा है, कहते हैं कि वो उनकी आत्मा है जो अभी हवेली में घूमती है, पर मुझे वो कभी नहीं दिखे। और तुम कहती हो कि तुम्हें वो जिंदा दिखे, तुम्हें कहाँ मिले? एकम कुछ अविश्वास से बोला। मुझे वो हवेली की साथ वाली छोटी हवेली की तीसरी मंजिल पर, जब मैं सुबह सुबह गार्डन में सैर करने जाती थी तो वो मुझे बालकनी में अक्सर दिखते थे। एक शाम मैं हौसला करके उनसे मिलने चली गई थी, मुझे वहाँ कुछ और ही देखने को मिला। मनु बोलते हुए एकम को देखे जा रही थी। वो देखना चाहती थी कि एकम कैसा रिएक्ट करता है, इसे पता है या ये नाटक कर रहा है, कहीं ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ तो नहीं है। अगर ये उन लोगों के साथ मिला हुआ हुआ तो ये गई। ये सब क्या कह रही हो तुम? सारी बात डिटेल में बताओ। एकम शांत सा एकटक उसे देखता रहा। मैंने बताया न कि मैं गार्डन में घूम रही थी तो मैंने उन्हें तीसरी मंजिल की बालकनी में देखा। मुझे लता ने मना किया था कि उस तरफ मत देखना, वहाँ बड़े ठाकुर का भूत रहता है। मैंने जब भी उन्हें देखा कुर्ते में देखा, वही एक जगह खड़े हुए देखा। मैंने भी समझ लिया कि भूत होंगे। तब एक दिन देखा तो वो बनियान में थे। तब मुझे लगा कि भूत कपड़े कैसे बदल सकता है, पता नहीं शायद बदल भी लेते हों, पर उस वक्त मुझे लगा कि ये कोई जिंदा इंसान है। उस दिन जब मैंने लता को पूछा तो उसने मुझे एक पर्ची पर लिख कर दिया कि यहाँ से भाग जाओ। ये भी उनकी नज़रों ने देख लिया। शायद वहाँ अपने, मतलब आपके घर में भी कैमरे लगे हैं। वो आगे बोलती कि नितिन बीच में बोल पड़ा। क्या बेडरूम में कमरे? कमाल है एकम, उसने एकम की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? एकम ने पूछा। मैं बता रही हूँ, मैंने सोचा शायद आपको ये पहले से पता हो। मैं शाम को तीसरी मंजिल पर चली गई, वहाँ मैंने एक कमरे से लड़की की चीखें सुनी तो मैं वहाँ गई। वहाँ की खुली खिड़की से मैंने देखा कि एक बड़े घुघराले बालों वाला लता को बुरी तरह मार रहा था और वो खुद को एकम बता रहा था। मम्मी भी वहीं थी और वो लता को कह रही थी कि तुझे कहा था कि उसे कुछ नहीं कहना, अब तू उसे बताने की सज़ा भुगत। तब लता मिन्नतें कर रही थी कि उसने कागज़ पर कुछ नहीं लिखा था, वो ऐसे ही कोई कागज़ था। तब मुझे लगा कि उन्हें उस कागज़ के बारे में पता चल गया है, लेकिन कमरे में सिर्फ मैं और लता थी। अगर हम दोनों ने नहीं बताया तो उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मनु ने उन सब की तरफ सवालिया नज़रों से पूछा। अतुल, नितिन और शिवम तालियां बजाने लग गए। वाह क्या दिमाग है, मेरी तरफ से इन्हें पूरे 100 में से 100 नंबर है, बस यही हमारी भाभी बनने के लायक हैं, अतुल बोला। चुप करो तुम सब। मनु, आगे क्या हुआ? एकम ने उन्हें चुप कराकर मनु से पूछा। इसके बाद मैंने देखा कि वो घुघराले बालों वाला वो लता के कपड़े फाड़ने लगा और उसे नोचने काटने लगा था। मुझसे देखा नहीं गया, मैं बहुत डर गई थी। मैं घबरा कर आगे बढ़ी तो एक दरवाजे से टकरा कर गिर गई। आहट सुनकर मम्मी जी भी बाहर आ गई। तब मुझे एक बार तो लगा कि वो मुझे पकड़ लेंगी, पर अचानक से वो दरवाज़ा खुला और किसी ने जल्दी से मुझे कमरे में खींच कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने देखा तो ये वही बालकनी वाला आदमी था जिसे सब भूत समझते थे। उसे जंजीरों से बांध रखा था। जंजीरें इतनी लंबी थी कि वो सिर्फ बालकनी तक घूम सकते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो आपके पापा हैं। क्या उन्होंने खुद कहा कि वो मेरे पापा हैं? एकम ने हैरानी से पूछा। वो मनु की बात पर यकीन करना चाहता था पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ जी, वो यही कह रहे थे, मनु बोली। एकम ने अपना फ़ोन निकाल कर एक ग्रुप फ़ोटो मनु को दिखाई। उसमें कोई 7 प्रभावशाली लोग खड़े नजर आ रहे थे। उसने फ़ोटो मनु को दिखाते हुए पूछा, इसमें वो हैं क्या? मनु ने फ़ोटो को देखते ही उस आदमी की फ़ोटो पर उंगली रख दी जो उसे वहाँ मिला था। एकम देखकर हैरान रह गया। वो बोला, क्या सच में ये हैं? ये मेरे पापा हैं, लेकिन ये तो पिछले साल ज़्यादा शराब पीने के कारण मर गए थे। मैं 14 साल की उम्र से यहीं चाचा के साथ रह रहा था। उस वक्त मैं अपने पापा से बहुत नफरत करना था, इसलिए उनके होने न होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सरला ने फ़ोन किया कि पापा ने ज़्यादा शराब पीकर कमरे में आग लगा दी। बचाने की कोशिश की पर बच नहीं पाए। मैं अंतिम संस्कार के वक्त पहुंचा था। उनका चेहरा तो बुरी तरह जल गया था, पहचान में नहीं आ रहा था।
1 मिनट, इसका मतलब उसने पापा की जगह किसी और को ही जलाकर संस्कार कर दिए हों। कितनी शातिर है ये। फिर वो मनु की तरफ देखकर बोला, क्या कह रहे थे पापा? उन्होंने मुझे बताया कि वो आपकी मम्मी शिवानी से बहुत प्यार करते थे और आपसे भी। सरला आपकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था, तो आपकी मम्मी उसे अपने घर ले आई। उस वक्त आपके पापा ने सोचा कि इतनी बड़ी हवेली है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए उन्होंने भी इजाज़त दे दी। फिर धीरे धीरे उसने पापा को पॉलिटिक्स में डाल दिया और पापा नेता बन गए। ये खुद उनकी सेक्रेटरी बन गई और पापा को अपने जाल में फंसा लिया। उनका तो मानना है कि आपकी मम्मी के गायब होने में भी इसी सरला का हाथ होगा। क्या पता इसने मम्मी को। कहते कहते वो चुप हो गई, मगर वो चारों सब कुछ समझ गए। ये तो बहुत ही खतरनाक निकली। आपने कोई फ़ोटो वगैरह नहीं खींची अंकल की? इस तरह हमारे पास प्रूफ हो जाता, नितिन ने पूछा। असल में फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था, मैं तो यूं ही घूमने निकली तो वहाँ चली गई, मनु बोली। और क्या कहा पापा ने? मेरी मम्मी की कोई और बात की? एकम ने पूछा। वो कह रहे थे कि मैं आपको बता दूं कि वो आपको और आपकी मम्मी को बहुत प्यार करते थे। सरला ने उन्हें फंसाया हुआ था, इसके बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन थे और ये पापा को ब्लैकमेल करती थी, इसलिए पापा आपसे और मम्मी से दूर रहते थे। फिर पापा ने मुझे उस दरिंदे का नाम भी बताया, वो आरुष था। क्या आरुष? वो तो कॉलेज में पढ़ता है, उसे क्या हुआ? एकम के लिए ये भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सरला उसके खर्चे के लिए लाखों रुपए लेती थी। अपने पिता और आरुष के बारे में सुनकर एकम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या एकम अपने पिता को सरला के कैद से आज़ाद करा पाएगा? क्या सरला एकम और मनु की चाल के बारे में जान पाएगी? एकम की माँ के साथ सरला ने क्या किया? क्या एकम की माँ जिंदा भी है या फिर? इन सभी मुश्किल हालातों से लड़ते हुए क्या एकम और मनु के बीच में प्यार का अंकुर फूट पाएगा? क्या उनका रिश्ता और गहरा हो जाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।